केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन क्षेत्र में उपयुक्त नीति और मजबूत रणनीति बनाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से की सहायता की अपील। महिला एवं बाल विकास विभाग पलवल ने बच्चों के विकास के लिए जिले के 122 आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर बनाए प्ले स्कूल। और हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले PGI-MS रोहतक के चिकित्सक अब टेलीमेडिसिन के जरिए करेंगे मरीजों का इलाज। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हिमाचल प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंची। राष्ट्रपति बनने के बाद हिमाचल प्रदेश की ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य गणमान्य लोगों ने कल्याणी हेलीपैड पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपनी हिमाचल यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मशोबरा में स्थित राष्ट्रपति निवास में ठहर रही हैं। राष्ट्रपति आज शाम शिमला स्थित राजभवन में हिमाचल सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले नागरिक अभिनंदन में भी शामिल होंगी। वे कल मशोबरा में विकसित किए गए नए ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कल मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी और मेधावी छात्रों को पदक प्रदान करेंगी। वह शिमला की राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से भी संवाद करेंगी। राष्ट्रपति का भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान जाने का भी कार्यक्रम है। वह राष्ट्रपति निवास में एट होम स्वागत समारोह का भी आयोजन करेंगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा में राष्ट्रपति निवास के ऐतिहासिक परिसर को आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन क्षेत्र में बदलाव के लिए उपयुक्त नीतियों और मजबूत रणनीति बनाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रिय सहायता की अपील की है। नई दिल्ली में कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि इस दौरान कई मिले जुले नीतिगत मामलों पर चर्चा हुई। इनमें सड़क यातायात से संबंधित नियमों की समीक्षा, गाड़ियों के फिटनेस की जांच के लिए केंद्रों की स्थापना, ई बसों के लिए वित्त की व्यवस्था और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाने से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया और उन्होंने सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से की गई पहलों का समर्थन किया और उनकी सराहना भी की। उन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में भी बताया। सड़क परिवहन क्षेत्र में बदलाव के लिए नीतियों को और मजबूत बनाने के संबंध में अपने सुझाव भी दिए। लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बैठक में विशेष रूप से चर्चा हुई और सड़क यातायात संबंधी नियमों व जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए चालकों को शिक्षित करने पर भी जोर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग पलवल द्वारा बच्चों के विकास के लिए जिले के 122 आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर प्ले स्कूल बनाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट कुमारी दूजा ने गांव कुशलीपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित प्ले स्कूल रेडीनेस मेला का शुभारंभ किया। सिटी मजिस्ट्रेट कुमारी दूजा ने कहा कि पलवल जिले में 1000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 122 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर प्ले स्कूल बनाया गया है। प्ले स्कूलों में 3 से 5 साल तक के बच्चों को शुरुआती स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी। बच्चों के एनरोलमेंट के लिए यहाँ पर अवेयरनेस कैंप आज पलवल में स्कूल में किया गया है एंड इसी तरह पलवल में बाकी स्कूलों में भी जहाँ पर 122 आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करके प्ले स्कूल बनाया गया है, वहाँ पर ऐसे अवेयरनेस कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ सके। बच्चों का जो भौतिक और मानसिक विकास है उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग है, तो उसमें बच्चों से पूछा जाता है उसके अनुसार ही। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्ले स्कूल रेडीनेस मेले में अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्ले स्कूल में होने वाली गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया है। परियोजनाओं के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अमित ढाका ने बताया कि इस कार्यक्रम से बच्चे खेल खेल में पढ़ना सीख जाएंगे और उनका शारीरिक व मानसिक विकास भी होगा। बच्चे सीखे और सर्वांगीण विकास
सर्वांगीण विकास की परिभाषा में मैं कहना चाहूँगा कि हमारा मोटिव है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। यहाँ पे ये नहीं है कि बच्चों कोग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है बच्चों का, और भाषा विकास भी हो रहा है। तो सर्वांगीण विकास के तहत जो NEP 2020 में फाउंडेशनल स्टेज पे जो जोर दिया गया है, उसके तहत प्री प्राइमरी स्कूल जो WCD डिपार्टमेंट चला रहा है। हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले PGIMS रोहतक के चिकित्सक भी अब टेलीमेडिसिन के जरिए मरीजों का इलाज करेंगे। संस्थान ने सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल के साथ मिलकर इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम DG सहायम है। PGIMS के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिड़ी व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीगल को प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है। इन केंद्रों में इलाज के लिए आने वाले मरीज टेलीमेडिसिन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। शुरुआत में 3 दिन तक बाल रोग, त्वचा रोग व मेडिसिन की OPD होगी। टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की एक उभरती हुई विद्या है और सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में मरीजों का इलाज किया जाता है। टेलीमेडिसिन पद्धति का इस्तेमाल कर डॉक्टर सीधे तौर पर मरीज से बातचीत कर इलाज मुहैया करवाते हैं इत्यादि सुविधा मौजूद है। सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के उप निदेशक डॉक्टर अरुण जोश ने टेलीमेडिसिन की तमाम प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर D प्रभाकरन ने बताया कि जीवन शैली आधारित बीमारियों का इलाज टेलीमेडिसिन पद्धति के जरिए किया जाएगा। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट 1 साल तक यहाँ चलेगा और इसके सफल होने पर भविष्य में इसे जारी रखा जाएगा। उसके बारे में, उसकी दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन, वो सब PGIMS में जो डॉक्टर बैठे होंगे वो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से मरीज को उपलब्ध करा सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि मरीज का टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और उसको स्पेशलिस्ट केयर जो PGIMS में अवेलेबल है वो मिल जाएगी। आधा जो लोग अस्पताल आएंगे उनकी ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि पहली बार आ जाएंगे, डॉक्टर्स को देख लेंगे, उसके बाद जो फॉलोअप करना है। अब देख लीजिए जो मरीज़ अस्पताल आते क्यों आते हैं, अगर ब्लड प्रेशर है दवा लेने के लिए आते हैं, उसके लिए क्यों आना है, ये सब इस माध्यम के थ्रू कर सकते हैं। तो चेन्नई में जो हमने किया है, चेन्नई और जो तमिलनाडु पशुवंदन करके ताल्लुक है साउथ में, ये 2 जगह में पिछले 2 साल में हम 25,000 लोगों को देखे हैं टेलीमेडिसिन में। काफ़ी लोग बहुत सेटिस्फाइड हुए हैं उसमें। सिरसा के अनाज मंडी में गेहूं की फसल की सरकारी खरीद जारी है। अब तक कुल 6,25,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। मार्केट कमेटी सचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि लगभग 30% तक उठान कार्य भी करवाया जा चुका है और किसी प्रकार की भी समस्या किसानों को नहीं आने दी जाएगी। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अनाज मंडी सिरसा में गेहूं की आवक जारी है। गेहूं की खरीद की मंडी में सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है और अगर मौसम खराब होता है तो उसके लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आड़तियों को भी इसके लिए सभी निर्देश दिए गए हैं। 6,25,000 कुंटल माल आ चुका है, जिसमें 1,90,000 कुंटल के आसपास उठ गया है और लिफ्टिंग चल रही है। धीरे धीरे उसको 8 ट्रक भी बढ़ा दिए उसने, डायरेक्शन दी हुई है। नीचे अपना स्टैक और तरपाल ऊपर इनके पास है, आड़तियों के पास सफिशिएंट, ये लगा देंगे अपने ऊपर। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई कंप्लेंट आई, अभी सही चल रही है, फिलहाल सब स्मूथली है। मंडी में फसल बेचने आने वाले किसानों ने भी संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा है कि उनकी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है और मंडी में सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। रुपये रेट है, बढ़िया जी, अच्छी तरह से खरीद रही है। बारदाना कल नहीं मिला था, आज मिला है। कल जमींदारों को वेट करना पड़ा था, रात रुके भी थे, उसमें थोड़ी तकलीफ हुई उनको, बाकी कोई तकलीफ नहीं। सरकार बढ़िया देख रहे हैं जी। मैं जी कल कणक ले गया था, मेरी कणक से MSP बिकी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है और कोई दिक्कत कौन जी, ठीक है MSP बिकी, ठीक है जी। तो ऑनलाइन क्रेडिट है, उसमें पता लग जाता है सारा। बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया जी। देश में पिछले 24 घंटों में 7,633 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 61,233 रोगियों का कोविड उपचार चल रहा है। इस बीच कल 6,702 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर
98.68% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकस है। सभी सरकारी संस्थानों में कोरोना जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जुकाम, खांसी इत्यादि के लक्षण होने पर तुरंत जांच करवाने की हिदायत की गई है ताकि कोरोना को और बढ़ने से रोका जा सके। देश में हजारों सालों से किस्से सुनने और सुनाने की परंपरा रही है। वेदों के बारे में कहा जाता है कि वे कई पीढ़ियों तक मौखिक रूप से लोगों को सौंपे गए। कहानी सुनाए बिना गांव की सभा की कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत समय पहले जब संचार के कोई आधुनिक साधन नहीं था तो कौन भूल सकता है दादी नानी की कहानियों को, जो सोते समय बच्चों को सुलाने के लिए सुनाई जाती थी। प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में कहानी कहने की इस सदियों पुरानी परंपरा को याद किया, जिसमें उन्होंने कहानी कहने के पारंपरिक रूप को जीवित रखने पर जोर दिया। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। आज विश्व विरासत दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर की विरासती संस्कृति, ऐतिहासिक स्थलों इत्यादि के बारे में लोगों को जागरूक करना है। दुनिया भर में कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो सालों से अपने अंदर न जाने कितने किस्से और कहानियों को संजोए हुए हैं। ये धरोहरें न सिर्फ पुरानी संस्कृति का एहसास कराती हैं, बल्कि खुद से जुड़े किस्से और कहानियों को भी बयां करती हैं। इन स्मारकों और स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। ऐसी धरोहरों को संभाले रखने के लिए ही हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। हर साल इस दिवस को एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल विश्व विरासत दिवस हेरिटेज चेंजेस विषय के तहत मनाया जा रहा है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है विश्व विरासत दिवस को मनाने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बता दें कि 18 अप्रैल 1982 को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा पहला विश्व विरासत दिवस ट्यूनीशिया में मनाया गया था। इसके एक साल बाद ही यानी साल 1983 में यूनेस्को महासभा ने इस दिन को मनाने की पूरी तरह से मंजूरी दे दी, जिसके बाद से हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाने लगा। अगर बात करें इस दिन को मनाने के उद्देश्य की, तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में सांस्कृतिक विरासत के महत्व को लेकर जागरूकता पैदा करना है। साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। इसके अलावा इस दिन को मनाने का मकसद सांस्कृतिक विरासतों के स्वर्णिम इतिहास को बचाए रखना, ताकि हमारी भविष्य की पीढ़ियां भी विरासतों के स्वर्णिम इतिहास को जान सकें। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 4 दिनों के दौरान कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अगले 2 दिनों में छिटपुट वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिसार जिले में अधिक से अधिक तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सिरसा, अंबाला और रोहतक में भी तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में कुछ गिरावट की संभावना जताई है। अब पेश हैं खबरें फटाफट। सरकार ने सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना की शुरू। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में इस वर्ष फरवरी में जोड़ा गया 16 लाख नए कर्मचारियों को।
करनाल में चावल की मिल गिरने से 4 मजदूरों की मौत और कई घायल। और सेना में अग्निवीरों की भर्ती 2023-24 के लिए ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल हुई शुरू। ये परीक्षा 26 अप्रैल तक रहेगी जारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।